हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। इकोनॉमिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम अपना कवर करेंगे क्या, मुद्रास्फीति। ये हमारा क्या है, लेक्चर टू है। लेक्चर्स के हिसाब से, वीडियोस के हिसाब से इकोनॉमिक्स की ये तीसरी वीडियो, क्योंकि हमने पहले वीडियो में जो है सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था। तो आज इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे किस चीज़ का या किस टॉपिक का, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का प्रकार क्या होते हैं, इन्फ्लेशन एक्चुअल में क्या है, आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलते हैं। फिर इसके हम लोग टाइप देखेंगे, टाइप मतलब प्रकार देखेंगे, और प्रकार भी किस तरीके से, कारण के आधार पे और दर यानी रेट के आधार पे मुद्रास्फीति जो है कितने प्रकार की होती है। जो कारण के आधार पे मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, ये भी हम देखेंगे इसमें। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण है सबसे, वो है कई इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन यानी कि अस्फीति, संस्फीति, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति क्या है। सबसे पहली चीज़ एकदम आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, महंगाई का आर्थिकी में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिकल टर्म है, वही चीज़ कहलाती है क्या, वही चीज़ कहलाती है मुद्रास्फीति। ठीक है, यही है महंगाई। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में, वस्तु होती हैं, ठीक है, सामान, सेवाओं, और जो उनका मूल होता है, जो प्राइस होती है, ठीक है, निरंतर जो उसमें बढ़ोतरी की दशा, जो देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को जन्म देती है। जैसे कि अब इसको आप बेसिकली एक एग्जांपल से समझिए। एक पहले क्या होता था कि 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ मिलती थी, ठीक। अभी वर्तमान में क्या है कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं। तो क्या हुआ, 1 रुपये जो है उस वस्तु की अपेक्षा उसकी कीमत क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, यानी कि मुद्रा कमज़ोर हो गई। जैसे अठन्नी है, वर्तमान में अठन्नी चलना बंद हो गई। उसकी वजह क्या थी कि अब उस अठन्नी की जो क्रय क्षमता है, वर्तमान में कोई भी मार्केट में सामान उपस्थित नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि अठन्नी बनाने में जितना धातु लगता है, अठन्नी की उतनी कीमत है नहीं। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ कहलाती है महंगाई, और इसे आर्थिकी की शब्द में क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स टर्म में ये कहा जाता है मुद्रास्फीति। तो ठीक है, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को जन्म देती है, यही स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। आम भाषा में इसे महंगाई कही जाती है। महंगाई जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया। देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है, एवं उसकी क्रय क्षमता यानी खरीदने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को परचेज करने की जो क्षमता होती है, शून्य हो जाती है, तो उसे प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। जैसे अठन्नी, चवन्नी, इन सिक्कों का इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी क्या जो क्रय क्षमता थी वो एकदम शून्य हो गई थी, उनकी जो परचेजिंग पावर थी वो एकदम शून्य हो गई, जीरो हो गई थी। वर्तमान में भारत में न्यूनतम मूल्य की मुद्रा जिसका वैधानिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है 50 पैसे हैं। ठीक है, वैधानिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तब भी ये क्या है, इसको बंद कर दिया गया है। परंतु इसका प्रयोग मात्र 10 रुपये तक के भुगतान के उद्देश्य से ही किया जा सकता है। यानी कि अगर 10 रुपये के तक का सामान लेना है तो शायद अठन्नी या 50 पैसे का कोई इस्तेमाल बचा हुआ हो। वैसे नॉर्मली अब इसका इस्तेमाल एकदम से बंद हो गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर पड़ता है। समाज के निम्न वर्ग पे कैसे पड़ता है, थोड़ा पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो बैकवर्ड सेक्शन होता है या बैकवर्ड क्लास होता है या वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उस पर सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति, महंगाई या इन्फ्लेशन का प्रभाव क्यों पड़ता है। आय सीमित होने के कारण बढ़ती हुई मुद्रास्फीति इस वर्ग के उपभोग को यानी कंजम्पशन को प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे प्रभावित कर देती है। देखिए पहले क्या था
पहले व्यक्ति के पास पैसा कम होता था, उसको उस पैसे पे तब भी काम भर की सामान या वस्तुएं या सर्विसेज या सेवाएं जो हैं वो प्राप्त हो जाती थी। लेकिन आज व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है, तब भी क्या होगा, उस सामान की जो कीमत है वो ज़्यादा हो गई है उस मुद्रा के हिसाब से। तो यानी कि मुद्रा की क्या हुई, क्रय क्षमता, खरीदने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। तो क्या होगा कि अब इसको आप समझ लीजिए, जैसे कि समाज में क्या है, गरीब आदमी के पास 5 रुपये है, 5 रुपये है उसके पास, लेकिन जो वस्तु की जो क्रय क्षमता है उस 5 रुपये से ज़्यादा निकल गई है। और जो अमीर व्यक्ति होगा उसके पास 10 रुपये है, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु की 7 रुपये कीमत लगा के उस वस्तु को खरीद लेगा। तो गरीब व्यक्ति क्या होगा, वंचित रह जाएगा, क्योंकि उसकी जो क्रय क्षमता है उस वस्तु को लेके वो एकदम बेकार हो गई है। इसलिए जो कहा जाता है कि निम्न वर्ग पर मुद्रास्फीति का या महंगाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चूंकि इस वर्ग के पास अधिशेष होता है, सरप्लस किसके पास होता है, सरप्लस ये सभी जानते हैं, सरप्लस उच्च वर्ग के पास होता है, हायर क्लास के पास होता है। उच्च वर्ग से मतलब क्या होता है, अमीर या कैपिटलिस्ट जितने भी होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है उन्हीं को उच्च वर्ग कहा जाता है, जिसे विभिन्न संपत्तियों से निवेश किया जा सकता है। एवं जैसे जैसे मुद्रास्फीति के कारण इस वर्ग का उपभोग महंगा होता गया, निवेश के मूल्य में ही बढ़ोतरी होती है, जो कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को निरस्त कर देती है। तो यानी कि मुद्रास्फीति जो है गरीबों पे सीधे सीधे अटैक करता है, अमीरों पे नहीं, क्योंकि अमीरों के पास क्या होता है, सरप्लस है, उनके पास पैसा अधिक है उनके कंजम्पशन के आधार पे, यानी कि जितना वो उपभोग करना चाहते उससे भी ज़्यादा उनके पास पैसा होगा। तो क्या होगा कि मार्केट को वो तोड़ के अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लेंगे। यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़े तब ऐसी स्थिति में ऋणी को प्रायः लाभ होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति अगर तीव्र यानी कि तेज गति से बढ़े तो क्या होगा, ऋणी मतलब जो उधार लिया है उसको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि जिसने उधार दिया है जब उसको उधार वापस मिलेगा तो कीमत तो सेम होगी, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण उस मुद्रा की जो कीमत होगी, जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी। लेकिन जो ऋणी व्यक्ति है वो जब पैसा वापस करेगा तो उस मुद्रा की कीमत घटी हुई अगर रहेगी तो उसको देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ इसमें, जो व्यक्ति जो ऋणदाता है, ठीक है, जो ऋणदाता है उसको नुकसान होगा मुद्रास्फीति की तीव्र गति से बढ़ने पर। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी आया है। जबकि ऋणदाता को क्षति पहुंचती है। देखिए यहाँ पे जो ऋणदाता है, ऋणी को क्या होगा, ऋणी को यहाँ पे फायदा होगा और ऋणदाता को क्या होगा, नुकसान होगा मुद्रास्फीति के तीव्र गति से बढ़ने पे। यही कारण है कि तीव्र के दौर में तीव्र मुद्रास्फीति के दौर में बैंक अपना लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देती है। तो इसीलिए क्या करती है बैंक, क्योंकि बैंक क्या होती है, ऋण देती है लोगों को उनके काम में मदद करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो ब्याज दर बढ़ा देते हैं, ब्याज दर बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा कि अगर जो मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन है जब तेज़ी से बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, उसी के साथ बढ़ी हुई ब्याज दर के साथ एडजस्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा कि ऋणदाता को भी नुकसान नहीं होगा, जो कि उपभोग व निवेश दोनों को प्रभावित करती है। और अगर ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग क्या करेंगे, बैंक से पैसा कम लेंगे, बैंक से पैसा कम लेंगे फिर डिमांड और सप्लाई क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, बराबरी का मामला बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति की जो तीव्र गति होती है उससे ऋणदाता को फ़ायदा होता है, वो ऋणी को फ़ायदा होता है लेकिन ऋणदाता को नुकसान होता है। आगे देखते हैं, यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़े ऐसी स्थिति में ऋणी को लाभ होगा। मुद्रास्फीति क्या होगा, तीव्र गति से बढ़े तब ऐसी स्थिति में ऋणी को लाभ होता है जबकि ऋणदाता को क्षति पहुंचती है। यही कारण है। ये चीज़ देखिए हम लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है इसी में, वो क्या है हमारा, कि कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हमें समझने हैं। क्या समझने हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझने हैं कारण के आधार पे। कारण के आधार पे तो सबसे पहले कारण के आधार पे 3 प्रमुख होते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन 3 टाइप की होती हैं। किसके आधार पे, कारण के आधार पे। पहली क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये हो गया। लागत जनित यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। तीसरी है संरचनात्मक मुद्रास्फीति जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब पहला हम लोग देखते हैं, पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। यह मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि डिमांड जो होती है, डिमांड साइड जो है जब ज़्यादा ग्रो कर जाती है या उसमें ग्रोथ हो जाती है तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाए, ठीक है, मुद्रा का क्या हो जाए, प्रवाह बढ़ जाए। अभी मैं इसको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाने पर किस तरीके से इन्फ्लेशन ग्रो करता है। रोजगार प्राप्ति के कारण, ठीक है, रोजगार यानी कि बढ़ जाने के कारण, सार्वजनिक व्यय के कारण, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जैसे गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है तो उसको क्या होता है, फिर उससे डिमांड की बढ़ोतरी होती है। बैंकों के कम ब्याज दर पर, जब बैंक क्या होगी, बैंक अपना ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट जब कम कर देगी तो ऋण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने का प्रयास करेंगे और उससे भी क्या होगा, डिमांड साइड बढ़ जाएगा। आय में वृद्धि इत्यादि के कारण। देखिए अब ये 5 पॉइंट हैं, अब इनको जो है ये किस तरीके से मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाए, मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाने से क्या मतलब होता है, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, आज वो चप्पल ले रहे थे, क्या करेंगे, जब पैसे की क्वालिटी जब उनकी बढ़ जाएगी या उनके पास लिक्विडेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, जूता खरीदेंगे। रोजगार प्राप्ति के कारण, रोजगार लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा तो उनके पास बेहतर आय आएगी और बेहतर आय से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, उच्च स्तर का भोजन करेंगे, उच्च स्तर की वस्तुओं की डिमांड करेंगे, सेवाओं की डिमांड करेंगे। सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी सार्वजनिक व्यय के तौर पे जो है वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लॉन्च करती हैं, उनके माध्यम से, जैसे नरेगा ही है, आम लोगों को इससे क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति होती है, आय बढ़ता है, और इन्हीं आय के चलते वो क्या करना चाहेंगे, वो करना ये चाहेंगे कि उसको अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहेंगे, जिससे क्या होगी, मांग बढ़ेगी। बैंकों से कम ब्याज दर मिलने पर क्या होगा, व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बढ़ाने का प्रयास करेगा, और आय में वृद्धि होने पर भी क्या करेंगे, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, तब उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेगा। देखिए मैंने ये जो आपको ये पांचों एग्जाम्पल जो समझाए हैं उसका कनेक्शन इसी से है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर से है, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करता है, इससे मांग में वृद्धि होती है। एवं यदि इसे बढ़े हुए मांग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित न हो पाए तब मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो अब इसको यहाँ पर समझिए कि जैसे कि 4 व्यक्ति हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो अच्छे से लाइफ स्टैंडर्ड को अपने मेंटेन कर सकें, उन्होंने लगातार पैसे को खर्च कर रहे हैं और उनकी डिमांड हो रही कि नहीं, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, बाज़ार में सब कुछ रहे, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया और सामान जो वस्तुएं हैं उसकी क्या होगी कि समाज में जो है जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, तो क्या होगा कि उसी वस्तु की कीमत अब क्या होगी, जो पहले 5 रुपए में वो वस्तु मिल रही थी अब वो कितने में मिलेगी, अब वो वही वस्तु 10 रुपए में मिलेगी। तो ये क्या होगी, ये मांग जनित मुद्रास्फीति है। ज़बरदस्ती का जो है कहीं ना कहीं क्या हो, एक आर्टिफिशियल जो है डिमांड क्रिएट की जा रही है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति इसी को कहा जाता है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते हैं, जिससे मांग, अब देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको समझ रहे हैं, मांग निरंतर बढ़ती है जो कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक है। डिमांड 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 बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, अतः यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक समान परिस्थिति है। तो इसको बहुत बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, जो ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो क्या है, विकासशील देशों की एक क्या है, एक जो है सामान्य परिस्थिति है, मतलब कि बहुत सिंपल सी कंडीशन है, जनरल कंडीशन है जो हमेशा उपस्थित होती है। इससे अच्छा भी माना जा सकता है, बस थोड़ा सा ये कंट्रोल में रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, एक देश ग्रो कर रहा है ये भी दर्शाता है। यही कारण है कि हर एक अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का
प्रयास होता है, परंतु रोजगार के अवसरों को उसी गति से जन्म दिया जाता है जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर न चली जाए। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? नायरू, NAIRU, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से देश के अंदर आर्थिकी का ढांचा, जो अर्थव्यवस्था का ढांचा इस तरीके से तैयार किया जाता है, यानी कि रोजगारों की जो उत्पत्ति है इस प्रकार से की जाती है, रोजगारों की उत्पत्ति इस प्रकार से की जाती है कि डिमांड साइड इतना हाई ना हो जाए, लोगों के पास इतना ज़्यादा भी पैसा ना आ जाए कि वो डिमांड इतनी कर दें कि मांग की पूर्ति ना हो पाए और पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाए? तहस नहस हो जाए, क्रैश हो जाए। तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसे क्या बोला जाता है? NAIRU, नायरू। इसका मतलब क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किससे जुड़ा हुआ है? मांग जनित मुद्रास्फीति से। आप आर्थिक समृद्धि अगर नहीं समझते हैं तो मेरा इससे पहले का जो लेक्चर 2 है आप उसको ज़रूर देखें। उसमें आपको जो है आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, सारे कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ हैं वो एकदम आपको हो जाएगी। अब देखिए लागत, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति मांग से संबंधित नहीं होती है। ये क्या है? ये मांग से संबंधित नहीं है, परंतु मांग इसका अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। यानी कि ये जुड़ा हुआ है। एक जो प्रोसेस होता है, जो मांग की एक जो प्रोसेस है उसमें भी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो है संबंधित होती है, लेकिन ये एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, प्रत्यक्ष नहीं जुड़े होते हैं। अब इसको थोड़ा आगे समझते हैं। लागत जनित स्फीति, जो लागत जनित स्फीति है, किसी भी मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में, यदि कच्चा माल अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लागत में बढ़ोतरी हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तु स्वतः महंगी हो जाएगी, जो कि लागत जनित स्फीति कहलाएगी। अब इसको बहुत ईजी वे में, बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण डीजल महंगा होगा। डीजल चूंकि उत्पादन की प्रक्रिया में ईंधन का मुख्य स्रोत है, अतः उत्पादन में होने वाला व्यय भी बढ़ेगा। अब इसको आप एकदम सिंपली समझिए। जैसे कि ईंधन, ईंधन की कीमत बढ़ी, ठीक है। एक चक्की के अंदर क्या होता है? चक्की जो होती है जैसे आटा पीसने वाली होती है, जो भी, अब तो इलेक्ट्रिक हो गई है लेकिन बहुत सारी जगह पे तेल की चक्कियों का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे क्या होगा? इस ईंधन का इस्तेमाल क्या किया जाएगा? उस मशीन को चलाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। मशीन में आटा पीसने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए पहले 5 रुपये लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि ईंधन का जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे? इसकी कीमत 7 रुपये लगा लेंगे। और इसी आटे से क्या बनेगा? बिस्किट बनेगा। जो बिस्किट पहले 8 रुपये का बनते थे, इसकी कीमत बढ़ जाने से, 2 रुपये बढ़ जाने से अब क्या होगा? ये 10 रुपये का मिलने लगा। तो इसमें मेन फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर ये है कि लागत जो है, लागत बढ़ गई। तो ईंधन क्या है? ईंधन जो है लागत है। इसकी लागत में ग्रो आने पे क्या हो रहा? महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसको और मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि तेल की कीमत जैसे ही बढ़ती है तो टैक्सी का किराया वगैरह भी बढ़ जाता है, ठीक है। टैक्सी का किराया बढ़ जाता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। टैक्सी का किराया बढ़ जाना ये भी क्या है? ये लागत वाली ही तो बात हो गई। कॉस्ट किसने बढ़ा दी? ईंधन ने बढ़ाया। अब आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट है इसमें कारण के आधार पे, तो उसमें है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। या किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है, स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उनको हम लोग समझते हैं। अर्थात यदि एक अर्थव्यवस्था भंडारण, परिवहन इत्यादि की सुविधाएं अपर्याप्त हों, अंतिम उत्पादित वस्तु उपभोक्ता तक सही समय पर सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती, जिससे संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में जमाखोरी, कालाबाजारी एवं व्यवसायी समूहकरण, जिसे कार्टेलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा होगा और वो क्या करेगा? जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, प्याज की कीमत 145 रुपये, 150 रुपये हो जाती है। तो ये किसके पीछे हो रही है? इसी कार्टेलाइजेशन के पीछे हो रही है, होर्डिंग के पीछे होती है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? कुछ बड़े ग्रुप्स होते हैं
या कॉरपोरेट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट है तो उसको क्या करेंगे, सारा सोख लेंगे, अपने पास स्टोरेज में रख लेंगे। जब मार्केट में क्या होगा, उस वस्तु जो होगी एकदम कम हो जाएगी, तो उसकी कीमत अपने आप बूम कर जाएगी, और जब कीमत बूम कर जाएगी तो वो क्या करेंगे, मार्केट में ला के उसी चीज़ को बेचेंगे। ये एक तरीके से देखा जाए तो इथिकली ये जो है इमोरल है, ठीक है, अनैतिक कार्यों में इसको माना जाता है। तो भंडारण की सही व्यवस्था न होने पे, परिवहन की सही व्यवस्था न होने पे, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इससे क्या होती है, स्ट्रक्चरल समस्याएं क्रिएट होती हैं, और यही कारण बनती है किसकी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति की। अब भारत में मुद्रास्फीति के कारक एवं इसका निवारण, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से जो है ये पोर्शन पूरा है, लेकिन इससे डायरेक्टली जो है जो डायनामिक क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति के पीछे मांग जनित, लागत जनित एवं संरचनात्मक तीनों ही कारक उपस्थित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी कि अभी भी जो है जो विकसित देश के जो एस्पेक्ट होते हैं वो अभी भारत में नहीं हैं। तो बुनियादी निर्माण, औद्योगिकीकरण इत्यादि के कारण रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। इससे मांग जनित मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं वगैरह जो है गवर्नमेंट चलाती हैं, तो उससे क्या होते हैं, अच्छे खासे स्तर पे जो है पब्लिक वेलफेयर में जो है क्या करता है, वो एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, लोगों के पास आय आती है, और फिर क्या होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति उससे बढ़ती है। चूंकि भारत चूंकि भारत कच्चे माल के उत्पादन, मुख्यतः कच्चे तेल में क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है, विदेश से मंगाता है, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला वगैरह पे डिपेंडेंट है भारत। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसके मूल्य में बढ़ोतरी के कारण, जैसे ही विदेशी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है, तो भारत में क्या होती है, लागत जनित स्फीति उत्पन्न होती है। जीएसटी के लागू होने से पूर्व अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव के कारण भी लागत जनित स्फीति, देखिए क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वस्तुओं की कीमत जो है सीधे सीधे बढ़ जाती है। ये हम सारी चीज़ें टैक्सेस में जो है कवर करेंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है अप्रत्यक्ष करों का मामला जो है लागत जनित स्फीति में। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिपक्व न होने के कारण भंडारण और वितरण से संबंधित समस्याएं, कालाबाजारी, कर्टलाइजेशन, होर्डिंग इत्यादि ऐसी समस्याएं भी निरंतर रही हैं, जिनके वजह से क्या होता है, भारत में मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। भारत में भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, आरबीआई को दी गई है। आरबीआई इसे किनके माध्यम से, जो मौद्रिक नीतियाँ होती हैं, जो कि हमारा अगले कुछ चैप्टर में हम मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जिनके माध्यम से भारत क्या होती है, मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करती है, मैनेज करने का प्रयास करती है, उसको देखेंगे। तो ये काम कौन करता है, आरबीआई करती है। सीधी सी बात है, आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक शक्ति के तौर पे या एक कंट्रोलर के तौर पे काम करती है। इस उद्देश्य से आरबीआई मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करती है। इन मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था में तरलता को कम करती है एवं मांग को नीचे लाने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, तरलता से मतलब समझते हैं लिक्विडिटी को, यानी कि वो क्या करेगी, ब्याज दर वगैरह बढ़ा देगी। हम वो सारे एस्पेक्ट किसमें अभी कवर करेंगे, देखिए सीआरआर, एसएलआर, ओएमए, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, बीआर, बैंक रेट, और इसमें और क्या आ जाएगा आपका, आरआर आ जाएगा, ट्रिपल आर आ जाएगा, ठीक है, एमएसएफ वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, इनके अभी फुल फॉर्म आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे इसे बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बस कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करती है, ठीक है, ऋण की मांग को महंगा कर देती है, मांग को नीचे ले आती है, जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। ये हम लोग आगे अपना देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आके डायरेक्ट देखते हैं दर के आधार पे मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या देखेंगे यहाँ पे, दर के आधार पे, ठीक है, रेट के आधार पे जो है, तो यदि मुद्रास्फीति शून्य से ऊपर परंतु 3%, यानी कि जो 0 से 3%
तक दर से बढ़े तो ये क्या कहलाती है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, थोड़ा सा परसेंटेज, ये जो प्रतिशत दिया हुआ है 0 से ऊपर 3% के नीचे जो मुद्रास्फीति होती है उसे क्या कहा जाता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। दूसरा, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। ये अच्छा संकेत होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक ग्रो दिखा रहा है उस समाज में। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मांग उपस्थित है, मुद्रास्फीति भी पूर्णतः नियंत्रण में होती है। क्रीपिंग जो इन्फ्लेशन होता है ये अक्सर करके विकसित देशों में देखने को मिलता है। आगे, यदि मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% तक रहे, ठीक है, कितना, 3% से 10% तक रहे, तो इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन या चलती हुई इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यानी भारत जैसे देशों में अक्सर करके वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन देखा जाता है। तीसरा है, यह मुद्रास्फीति की दर जिसमें 10 से 30% के बीच हो तब इसे दौड़ती मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसे रनवे इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से चल रही है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जिस देश में 10 से 30% के बीच की स्थिति में होता है इन्फ्लेशन, वो देश कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि वो इकोनॉमिक लेवल पे यानी उसकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, वो फेल हो गई है। ठीक है, फेल हो गई है। लास्ट क्या है, लास्ट है, यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तो इसे क्या कहेंगे, चरम या अनियंत्रित मुद्रास्फीति, हाइपर या गैलोपिंग। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाएगा, मतलब कि कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाए तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक बुरा संकेत है। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, इससे ये समझिए। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्फ्लेशन से संबंधित हैं उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो पहला जो है वो क्या है, डिफ्लेशन या अपस्फीति, इसे इसे मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है। अपस्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत जो है मुद्रा की कीमत के हिसाब से बढ़ जाती है तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन जो अपस्फीति होती है उसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा में संबोधित होता है। जिस देश में भी डिफ्लेशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि 5 रुपए में पहले 5 टॉफ़ियाँ मिलती थी। क्या मिलती थी, 5 रुपए में 5 टॉफ़ियाँ मिलती थी। पहले टॉफ़ियाँ जो है कितनी मिलती थी, 5 मिलती थी। लेकिन जब डिफ्लेशन हो जाता है तो 5 रुपए में 8 टॉफ़ियाँ मिलने लगती हैं। और यही चीज़ क्या दर्शाती है, यही चीज़ डिफ्लेशन दर्शाती है। अपस्फीति की दशा तब उत्पन्न होती है जब मांग आपूर्ति से कम हो जाए, यानी कि एक देश है या एक जगह है, वहाँ पे जो आपूर्ति है, आपूर्ति का मतलब क्या होता है, सप्लाई, मांग मतलब डिमांड, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो उस देश में जो परिस्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन की परिस्थिति हो जाएगी। अथवा आपूर्ति मांग को पार कर जाए, जब किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तरलता में कमी आती है, लिक्विडिटी में लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, देश की अधिकांश आबादी वृद्ध हो जाती है, एजिंग की प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे जापान है, जापान में क्या होगा, जापान में आप जाइए तो जापान में आपको 83, 84, 65, 70 इसी उम्र के ज़्यादा व्यक्ति देखेंगे। इसीलिए बोला जाता है बूढ़े लोगों का देश हो रहा है जापान। तो उन देशों में क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था अपने चरम पे पहुंच जाती है, क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है। तो जब क्लाइमेक्स पे जिस देश की अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है वहाँ पे मांग क्या होती है, अपने आप, यानी लोगों का जो उत्साह होता है वो एकदम कम हो जाता है और सप्लाई वैसे ही कंटिन्यू रहती है, जिसके वजह से वस्तुओं की कीमत, पैसे की, वस्तुओं की कीमत मुद्रा के हिसाब से कम हो जाती है। ठीक है, और यही चीज़ क्या कहलाती है, अपस्फीति कहलाती है या मुद्रा संकुचन कहलाता है, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि डिफ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है डिसइन्फ्लेशन, अवस्फीति। ठीक है,
देखिए अपस्फीति अलग है, अवस्फीति अलग है। अवस्फीति अपस्फीति से भिन्न होती है। यह मुद्रास्फीति का ही एक प्रारूप है, ठीक है, इन्फ्लेशन का ही एक टाइप है। अवस्फीति में मूल्यों में बढ़ोतरी तो होती है, परंतु मूल्य में बढ़ोतरी के दर में कमी उत्पन्न होती है। यानी कि एक जो गति है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो वाला मामला नहीं रह गया इसमें, यानी कि टाइम के हिसाब से क्या होगा, ये कम होता जाएगा। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति की गति में कमी को अवस्फीति कहा जाता है। प्रत्येक अवस्फीति की दशा मुद्रास्फीति की दशा होती है, परंतु मुद्रास्फीति की प्रत्येक दशा अवस्फीति नहीं होती है, डिसइन्फ्लेशन नहीं होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लेशन से वो है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को क्या बोलते हैं, संस्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संस्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तब मूल्यों में कमी निरंतर उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, कमी निरंतर उत्पन्न होती है। मांग नीचे आने का मतलब क्या होता है, यानी कि लोग जो हैं डिमांड कर ही नहीं है, कर रहे हैं किसी वस्तु की, और वह वस्तु उस मार्केट में अत्यधिक मात्रा में है। और ये क्या है, इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम है एवं आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में मांग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक सक्रिय हो जाएगी। अब सरकार क्या करेगी, सरकार जो जो राजकोषीय सिस्टम होगा उससे वो कुछ इस तरीके के प्लान्स वगैरह लाएगी, स्कीम वगैरह लाएगी, वेलफेयर स्कीम वगैरह लाएगी, जिससे क्या होगा, लोगों के अंदर क्या हो, लोगों के पास पैसा है और डिमांड बढ़े, लोग जो है डिमांड करें और सप्लाई में जो है क्या हो, ग्रोथ हो। और केंद्रीय बैंक क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के माध्यम से या जो भी उसकी जैसे प्रत्यक्ष करों में कटौती वगैरह उससे करेगी, तो क्या होगी, उपभोक्ता के पास अधिशेष सरप्लस मनी बचेगा और वो क्या करेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगा, और फिर उससे समाज में क्या होगी, वृद्धि आएगी और आर्थिकी अपने प्लेटफॉर्म पे या साइकिल पे वापस आ जाएगी। सरकार अप्रत्यक्ष करों में कटौती करती है जिससे वस्तु एवं सेवाएं सस्ती होती हैं एवं इनका उपयोग आकर्षक हो जाता है। तो यही चीज़ क्या कहलाएगी, रिफ्लेशन कहलाएगी। दूसरा, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है, यानी कि किन माध्यमों से, किन टूल्स के माध्यम से क्या होगा कि इसको बैलेंस किया जा सकता है। इससे आर्थिक समृद्धि पुनः सुनिश्चित होगी, परंतु मूल्यों में बढ़ोतरी भी प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, संस्फीति कहा जाएगा, रिफ्लेशन कहा जाएगा। चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है संवृद्धि रहित मुद्रास्फीति, यानी कि ग्रोथलेस इन्फ्लेशन। स्टैग माने क्या होता है, स्टैगनेंट यानी कि थमना, रुक जाना। फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, यही इसका क्या है, कूट है ये। तो अब इसमें देखते हैं, स्टैग तथा फ्लेशन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है स्टैगफ्लेशन, जो संबोधित करता है, जिसका अर्थ है रुकी हुई अथवा थमी हुई, जबकि फ्लेशन फ्लेशन इन्फ्लेशन को संबोधित करता है, जिसका अर्थ होता है मुद्रास्फीति। अब इसको समझ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी दशा है। विरोधाभासी का मतलब क्या होता है, मतलब कि अंतर विरोध है इसमें, ठीक है, जिसमें आर्थिक समृद्धि थम जाती है परंतु मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, वो रुक गई है। अतः बिना आर्थिक समृद्धि के यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई लगातार बढ़ती जाए, ठीक है, लगातार महंगाई बढ़ती जाए, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, स्टैगफ्लेशन कहलाएगी। ये दशा क्या कहलाएगी, स्टैगफ्लेशन कहलाएगी। या मुद्रास्फीति के पीछे के कारण जो होते हैं मांग जनित नहीं होते हैं। यह कारक मुख्यतः क्या होती है, लागत और संरचनात्मक जो कारण होते हैं, यही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसके, स्टैगफ्लेशन के। चूंकि स्टैगफ्लेशन की दशा में आर्थिक समृद्धि नहीं होती है, यह बेरोजगारी को जन्म देती है, अतः बेरोजगारी के दर के उच्च होने के बावजूद मुद्रास्फीति का उपस्थित होना एक विरोधाभास है। देखिए, बेरोजगारी नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं। डिमांड है ही नहीं तो लोग भी हताश हो जाएंगे, प्रोडक्शन वैल्यू भी घट जाएगा और क्या होगा, सप्लाई भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति तो होती है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बेरोजगारी के बावजूद भी
इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, वो लो रहेगी, बेरोजगारी नीचे ही रहेगी और मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी। तो अब हमने जो है सारे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, कोर एस्पेक्ट्स हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। उसको थोड़ा से और हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमारा जो है इन्फ्लेशन हमने देख लिया पूरा, ठीक है, इन्फ्लेशन देख लिया है। अब हमें जो है चीज़ें क्या है समझ में आ गई हैं, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो इन्फ्लेशन पूरा क्लियर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें महंगाई को किस तरीके से नापा जाता है, गवर्नमेंट किस तरीके से उसका मेज़रमेंट या कैलकुलेशन करती है, तो उसको जो है सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, लॉरेंज कर्व वगैरह है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो है हम अगला चैप्टर जो है वो इसी को डेडिकेटेड होगा। उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो एक तरीके का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, और अगर इस वीडियो की आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल है मेरा, जीएस फॉर सिविल सर्विसेज सेम नाम से है, आप उसको टेलीग्राम पे सर्च करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और भी कोई चीज़ की आपको अगर ज़रूरत है, कोई भी मटेरियल की, तो आप वहाँ पर मुझसे मांग सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।